हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जो कि मेंडल के नियमों के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ जो आपने पढ़े उसके बाद सबसे पहले सट्टन एंड बॉवेरी ने ये स्टडी किया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर के दौरान मियोटिक सेल डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में सेपरेट हो जाती है। इसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। और ये चियाज़मेटा जो अवस्था होती है, डिप्लोटीन अवस्था में चियाज़मेटा एक स्टेज आती है जिसमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है और वहाँ पर क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से सेपरेशन होगा और नए कॉम्बिनेशन बन के तैयार होते हैं। तो सटन एंड बॉवेरी गिव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में टी.एच. मॉर्गन ने ये चीज़ देखी। टी.एच. मॉर्गन ने क्या देखा कि जिस तरह से पाइसम सटाइवम मेंडल के लिए था, उसी प्रकार ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई है वो थॉमस हंट मॉर्गन के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल रूप में इसको लिया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही क्यों लिया? जिस तरह पाइसम सटाइवम में मेंडल के द्वारा लिए गए 7 कैरेक्टर अलग अलग जीन पर स्थित थे, ये सौभाग्य की बात थी। इसी तरह ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में आप देखेंगे स्टडी करना क्यों आसान हुआ टी.एच. मॉर्गन को। तो सबसे पहली बात है कि इनको सिंपली सिंथेटिक मीडियम में ग्रो किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 15 दिन के अंदर अपना पूरा जीवन ये जी लेते हैं। तीसरा है कि सिंगल मैटिंग में बहुत सारे प्रोजेनी जन्म लेते हैं, तो आप आराम से उनकी स्टडी कर सकते हैं। और चौथा है कि इनके बीच क्लियर मेल और फीमेल, ये मेल छोटा रहता है, फीमेल बड़ी रहती है, तो मेल और फीमेल के बीच क्लियर डिफ्रेंशिएशन रहता है, तो आसानी से आप इनकी अध्ययन कर सकते हैं। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में टी.एच. मॉर्गन को बहुत ही जेनेटिक स्टडी करने में बहुत ही मदद मिली। और इस तरह से सटन एंड बॉवेरी द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में उसको प्रूव किया। तो ये बात तो हुई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। अब बात करते हैं हम लिंकेज की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। लिंकेज दैट मीन्स सम जीन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड दे पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में अध्ययन करने के दौरान ये पाया कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में पहुंच रहे हैं। और उन्होंने स्टडी किया कि येलो बॉडी और वाइट आइड जो फीमेल है, ये कैरेक्टर इतने पास रहते हैं क्रोमोसोम्स में कि ये आसानी से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते चले जाते हैं। और जब उन्होंने ये अध्ययन किया इन दोनों के बीच में, येलो बॉडीड वाइट आइड और ब्राउन बॉडीड रेड आइड के बीच में, तो उन्होंने देखा कि अधिकतर जो है वो येलो बॉडीड वाले और वाइट आइड वाले ज़्यादातर उनको प्रोजेनी मिली। शुरू में उन्होंने ये सोचा था कि जो मेंडल का 9:3:3:1 रेशो था डायहाइब्रिड क्रॉस का, वो प्राप्त होगा, लेकिन ये जो रिजल्ट था वो बहुत डेविएटेड था, 9:3:3:1 ना होकर और कुछ और ही रिजल्ट मिला। और इन्होंने जब आगे उसकी स्टडी की तो पता चला कि दो जीन विच आर सिचुएटेड टू ईच अदर वेरी नियर, दे कैन पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट सेग्रीगेट। यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर वो जीन जो बहुत पास स्थित रहते हैं, वो जीन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। उन्होंने इन जीनों को लिंक्ड जीन नाम दिया और इस घटना को उन्होंने नाम दिया लिंकेज। सो टी.एच. मॉर्गन, सट्टन एंड बॉवेरी और वैटसन पुन्नेट, इन्होंने मिलकर ये मेंडल से थोड़ा सा डेविएशन करके एक नई घटना देखी और उसको उन्होंने लिंकेज नाम दिया। तो ये रिकॉम्बिनेशन होता क्यों है? तो रिकॉम्बिनेशन होना इसलिए ज़रूरी है, इस रिकॉम्बिनेशन से ही एवोल्यूशन होगा। जब नए कैरेक्टर आएंगे किसी जनरेशन में, नए कैरेक्टर आएंगे तभी जाकर वो नई पीढ़ी को जन्म दे सकेंगे, और जब नई पीढ़ी को जन्म देंगे तो वो इवोल्यूशन कहलाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन कब होगा? ये नॉन पेरेंटल जीन में होगा।
यानी दो जीन विच आर अपार्ट स्टेटेड, दैट मीन्स जो जीन दूर दूर स्थित रहते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जो जीन पास पास स्थित रहते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, वो लिंक्ड रहते हैं। तो जब इनकी स्टडी किया तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा कि पेरेंटल टाइप जो है वो 98.9% आ रहे हैं पेरेंट्स के जैसे, और ये कहलाए लिंक्ड। और जो दूर दूर स्थित थे ये रिकॉम्बिनेशन बनाए, इन्होंने नए कॉम्बिनेशन बनाए और एवोल्यूशन के लिए जन्म दिया। तो मेंडल ने सबसे पहले इसको देखा। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि ये जो कैरेक्टर थे वाइट आइड और येलो बॉडी, ये देखिए कितने पास पास स्थित हैं, और जबकि आप वाइट मिनिएचर इसमें आप देखेंगे ये दूर दूर स्थित हैं, और ये वाले जो हैं वो पास पास स्थित हैं। ठीक है, पास पास स्थित होने से जो पेरेंटल टाइप आया 98.7% आया, क्योंकि ये सेपरेट हुए ही नहीं, इनमें किसी प्रकार का सेपरेशन नहीं हुआ, नो सेपरेशन, और इसके कारण क्या होगा, ये लिंक्ड हो गए, ये पूरे के पूरे अपने पेरेंट्स के जैसे हैं 98.7%। जबकि इसमें ये दूरी होने के कारण क्या हुआ, ये बीच में से टूट गए, और टूटने के बाद ये पेरेंटल टाइप कितने बने, मात्र 62% बने, और रिकॉम्बिनेशन यहाँ मात्र 1.3% था रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर आप देखेंगे 37.2% रिकॉम्बिनेशन है। तो 37.2 रिकॉम्बिनेशन बना है, क्योंकि ये दूर दूर थे, डिस्टेंस थी इनके बीच, और ये वाले जो हैं पास पास थे, इसलिए पेरेंटल टाइप ज़्यादा 98%, और ये दूर दूर होने के कारण डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होने के कारण क्या हुआ, ये पेरेंटल टाइप जो है वो कम बने, लेस पेरेंटल, और इसमें मोर पेरेंटल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जीन यदि क्रोमोसोम के ऊपर पास पास स्थित हैं, उनकी लोकाई पास पास है, उनका स्थान पास पास है, तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनाएंगे, रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लिंकेज ज़्यादा होगी। इस घटना में क्या हुआ है, यहाँ लिंकेज हुई है, इसलिए मेंडल के नियम से अलग हमको रेशो प्राप्त हुआ। तो ये क्रॉस आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये लिंकेज का आज का चैप्टर हुआ, आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू।